गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, घूर्णन गतिज ऊर्जा। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इनर्शियल कोफिशिएंट्स को पढ़ रहे थे, जहां पर हमने आई के कंपोनेंट्स निकाले थे। हमारे पास में इनर्शियल कोफिशिएंट्स आए थे, 9 कंपोनेंट्स थे, ठीक है। और हमने प्रिंसिपल एक्सिस की बात की थी। तो आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। जैसे कि लीनियर मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में रोटेशनल मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस को चूज किया जाता है किसी सिस्टम के लिए, तो हमारे पास में जो हमारे आई की जो कंपोनेंट्स थे, जो मैट्रिक्स हमने बनाई थी, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स के मान हमें निकालने होते हैं, बाकी सारी क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे, तो क्या होगा, लीनियर मोशन के अंदर हमारे पास में हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, तो उसके पास अगर वेलोसिटी होगी तो क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। गति से संबंधित जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होगा, रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास में कि कोई रिजिड बॉडी है और वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूर्णन कर रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जब कोई दृढ़ पिंड घूर्णन गति करती है तो उसके, ठीक है, हमारे पास में क्या है कि रिजिड बॉडी है और वो रोटेशनल मोशन कर रही है, तो उसके जो सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल्स अपने पास में है, और अगर ये रोटेट कर रही है, ठीक है, रोटेशनल मोशन हो रहा है इसका, तो क्या होगा, इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे क्या होंगे, एक समान कोणीय वेग ओमेगा से, ठीक है, एक एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है। ये रोटेट कर रहे हैं, लेकिन इनका जो रोटेशनल हो रहा है, इन सबकी रेडियस अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई वस्तु रोटेट कर रही है तो क्या होगा, एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं वो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पार्टिकल के लिए रेडियस अलग होगी, इस पार्टिकल के लिए रेडियस अलग होगी, तो सारे पार्टिकल्स के लिए क्या होगी, अलग अलग रेडियस के क्या बनाएंगे, ये सर्कल बनाएंगे, और इनका जो सेंटर होगा वो हमारी क्या होती है, ये रोटेशनल एक्सिस होती है, घूर्णन अक्ष होती है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया अपने पास में कि जब कोई दृढ़ पिंड घूर्णन गति करता है तो उसके कण भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर एक समान कोणीय वेग ओमेगा से वृत्ताकार पथों पर एक समान कोणीय वेग ओमेगा से
घूर्णन गति करते हैं। ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति करते हैं। ठीक है, अब हम क्या ले लेते हैं कि जो सिस्टम है हमारा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र क्या है, मूल बिंदु पर है, और जो पार्टिकल्स की पोजीशन है वो क्या है, किसी आर आई है, यानी ith पार्टिकल की पोजीशन क्या है, आर आई है। तो हमारे पास में हमको पता है v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है। ठीक है, तो यहां से हम मान लेते हैं कि माना तंत्र का या पिंड का द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किस पे है, मूल बिंदु पर है, तथा किसी क्षण आयव्य कण का स्थिति सदिश आर आई है तथा वेग वी आई है। ठीक है, वी आई वेग कौन सा है, लीनियर वेलोसिटी है, रेखिक वेग है। तो यहां से अपने पास में क्या होगा कि लीनियर वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, पार्टिकल्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी होगी, और रोटेशनल मोशन के कारण क्या होगा, उसकी कोणीय वेग होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रेखिक वेग लीनियर वेलोसिटी वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर आई। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया, उसकी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी आ गई, ओमेगा क्रॉस आर आई। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी, आयव्य पार्टिकल की घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अपने पास में, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का मान आ जाएगा ठीक है, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा अपनी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हम आई ए पार्टिकल की निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में, ई आई इक्वल टू हाफ एम वी आई स्क्वायर। अब संपूर्ण पिंड की, पूरे अपन टोटल जो हमारी बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा E इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ समीशन ऑफ आई एम आई वी आई का स्क्वायर। ठीक है, वी आई की वैल्यू हम यहां से रख दे, ओमेगा क्रॉस आर आई, तो E का मान आ जाएगा समीशन ऑफ आई एम आई वी आई का स्क्वायर, तो ये हो गया ओमेगा क्रॉस आर आई और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, हमारा जो बॉडी है वो क्या है, रिजिड बॉडी है और रोटेशनल मोशन में है। ठीक है, इसको लिख लो।
तो E इक्वल टू अपने पास में आ गया हाफ समेशन ऑफ आई एम आई ओमेगा क्रॉस आर आई का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू हाफ समेशन ऑफ आई एम आई ओमेगा क्रॉस आर आई और ओमेगा क्रॉस आर आई। ठीक है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी। हमने इस वेक्टर का जो स्क्वायर था इसको ओपन कर लिया ओमेगा क्रॉस आर और ओमेगा क्रॉस आर की फॉर्म में, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में अगर इस तरह से हो ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है और उसका स्क्वायर है, तो उसका फॉर्मूला अपने पास होता है कि ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को हम निकाल लेंगे ओमेगा क्रॉस आर आई ओमेगा क्रॉस आर आई। तो ओमेगा तो क्या हो गया ए वेक्टर, आर हो गया बी वेक्टर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी E इक्वल टू हाफ समेशन ऑफ आई एम आई ओमेगा क्रॉस आर आई। तो यहां से A डॉट बी क्रॉस बी। तो A वेक्टर क्या होगा ओमेगा डॉट बी क्रॉस बी ओमेगा क्रॉस आर आई। ठीक है, ए क्रॉस बी अपना क्या हो गया ओमेगा क्रॉस आर आई, और यहां पर भी क्या है क्रॉस है। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू हाफ समेशन ऑफ आई एम आई ओमेगा वेक्टर डॉट, यहां पर डॉट प्रोडक्ट है और यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये ओमेगा डॉट आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई। ओमेगा क्रॉस आर आई को हम क्या वापस क्या लिख सकते हैं वी आई लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वी आई इक्वल टू क्या होता है ओमेगा क्रॉस आर आई होता है। ठीक है, तो इसको हम वापस से ओमेगा क्रॉस आर आई इसको वी आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास से बन गया एम आई ओमेगा डॉट आर आई क्रॉस वी आई। ठीक है, तो जो अपना एम आई है इसको भी हम अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा E इक्वल टू समेशन ऑफ आई ओमेगा वेक्टर डॉट आर आई क्रॉस एम आई वी आई। ठीक है, एम तो स्केलर है तो यहां से अपन ने वी आई के साथ में इसको लिख लिया। तो ये जो वैल्यू है आर आई क्रॉस एम आई वी आई क्या होता है एम आई वी आई इक्वल टू हो जाएगा पी आई। पार्टिकल्स का क्या है, पार्टिकल का ith पार्टिकल जो है हमारा उसका लीनियर मोमेंटम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा समेशन ऑफ आई पी आई होगा, तो ये टोटल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं आर आई क्रॉस पी आई। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम है पी जो हमारा, तो ये अपने पास में आ जाएगा ये अपना क्या बन जाएगा E इक्वल टू हाफ समेशन ऑफ आई ओमेगा वेक्टर डॉट आर आई क्रॉस पी आई। ठीक है, तो ये अपना आर आई क्रॉस पी आई बन गया। अब आर क्रॉस पी क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। आर क्रॉस पी क्या होगा एंगुलर मोमेंटम जे होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि E इक्वल टू हाफ समेशन ऑफ आई ओमेगा वेक्टर डॉट जे वेक्टर। ठीक है,
तो ये जो हमारा ओमेगा डॉट जे आया है, ये अपनी क्या होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। इसको लिख ले एक बार। ठीक है, यहां तक हो गया अपना। तो अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, हाफ समीशन ऑफ आई ओमेगा वेक्टर डॉट जे आई वेक्टर। ठीक है, ये इक्वेशंस लिख लें। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः E इक्वल टू हाफ ओमेगा वेक्टर डॉट जे वेक्टर। ठीक है, जहां जे वेक्टर क्या है, समेशन ऑफ जे आई है। ठीक है, कुल कोणीय संवेग है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है। तो यहां से अपने पास में ये वैल्यू आ गई, E इक्वल टू हाफ ओमेगा वेक्टर डॉट जे वेक्टर। ठीक है, अब जो J इक्वल टू होता है, J इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अपने पास में ओमेगा के भी क्या हो, कॉम्पोनेंट्स हो, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, और इसी प्रकार क्या हो, आई के लिए हम लिखें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, J इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है। ठीक है, तो यहां से हम इसके ऊपर समीशन लगा सकते हैं कि E इक्वल टू 1/2 समीशन ओमेगा म्यू और जे वेक्टर। ठीक है, ये जो हम समीशन ऑफ म्यू लगा रहे हैं वो हम ओमेगा एक्स वाई और जेड के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/2 म्यू और न्यू के लिए, जहां पर हमने क्या लिया है, ओमेगा म्यू, और जे के लिए हम ले लेंगे आई ओमेगा। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गए कि ओमेगा म्यू और ओमेगा न्यू। ठीक है, ये हमने किसके लिए लिए हैं, इनके जो कंपोनेंट्स होंगे, म्यू और न्यू किसके लिए हैं, एक्स वाई जेड के लिए हैं। तो हम लिख सकते हैं जहां म्यू तथा न्यू एक्स वाई जेड के लिए हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, जैसे मान लो हम x के लिए कर रहे हैं तो ओमेगा x हो जाएगा, और अगर हमारा न्यू भी x के लिए हुआ तब तो ये आई एक्स एक्स और ओमेगा x यानी आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और म्यू अगर x के लिए है और न्यू अगर y के लिए है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो यहां से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी E इक्वल टू हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब दोनों सेम हुए अपने पास में म्यू और न्यू, तब तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, और जब ये दोनों डिफरेंट हैं, यहाँ पर अपने कॉम्पोनेंट है ये। ठीक है, और जब दोनों डिफरेंट हुए, एक एक्स और एक वाई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, तो जब सेम सेम है तब अपने पास में हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर, आई वाई वाई ओमेगा वाई का स्क्वायर, प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब आई एक्स वाई और आई वाई एक्स दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अपन ने x और y के लिए इसको लिखा है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जब दोनों सेम है तब तो सेम वाली आ गई वैल्यूज, और जब दोनों डिफरेंट हैं x y या y z है तो क्या आएंगे, डबल आएंगे इसके, क्योंकि x y y x इक्वल होंगे, x z और z x इक्वल होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस का 2i x y ओमेगा x ओमेगा y प्लस 2i एक्स जेड ओमेगा एक्स ओमेगा जेड।
प्लस का 2i जेड एक्स ओमेगा एक्स जेड हो गया अपना 2i वाई जेड ले लेते हैं वाई जेड ओमेगा वाई ओमेगा जेड। ठीक है, ये अपने पास में इसकी इक्वेशन आ गई कि E इक्वल टू ये आ गया, सारे ये I के जो 9 कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से अपने पास में ये जो वैल्यू आई है, अब हम क्या लें कि जो हमारी एक्सिस है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है कि जिसके रिस्पेक्ट में अगर हमारा रोटेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हमें इन तीनों वैल्यूज को निकालना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना होगा, बाकी जो ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है ये क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको लिख ले, फिर हम प्रिंसिपल एक्सिस के लिए काइनेटिक एनर्जी का मान लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हम क्या लेते हैं कि जो हमारा रोटेशन हो रहा है, रोटेशन क्या हो, ओनली एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो। ठीक है, यानी जो बॉडी है, रिजिड बॉडी, वो क्या कर रही हो कि सेंटर ऑफ मास से जाने वाली जो एक्स एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में क्या कर रही हो, रोटेशन कर रही हो। तो क्या हो जाएगा, यदि ओमेगा इक्वल टू क्या हो, ओमेगा एक्स आई कैप हो। ठीक है, तो अगर ओमेगा एक्स के रिस्पेक्ट में रोटेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा वाई तथा ओमेगा वाई इक्वल टू ओमेगा जेड इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रोटेशन किस में है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसलिए E इक्वल टू हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यही आ गया अपने पास में हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर। और दूसरा अपने पास में क्या हो कि जब इसकी जो एक्सिस ले रखी है हमने वो क्या हो, मुख्य अक्ष हो। ठीक है, हम लिख सकते हैं तथा यदि घूर्णन एक्स मुख्य अक्ष हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू आई जेड जेड इक्वल टू आई होगा। ठीक है, यानी हमारी ये तीनों वैल्यूज हमें निकालनी होंगी और ये किसके इक्वल होती है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके इक्वल आ जाएंगी और बाकी जो वैल्यूज होंगी वो 0 होंगी। तथा आई एक्स वाई आई वाई एक्स आई एक्स वाई और इक्वल टू 0 हो जाएगा, आई वाई जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा और आई जेड एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे उस कंडीशन में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई को सिर्फ इन तीनों की फॉर्म में, ये हो जाएगा अपने पास में। तो ई इक्वल टू क्या आ गया, ये अपनी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने इसको लिया है। ठीक है, तो यहां से E इक्वल टू आ गया हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर आई वाई वाई ओमेगा वाई का स्क्वायर प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। और इनकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर आई। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ओमेगा वेक्टर का स्क्वायर है, तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक तरीके से जो लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी है उसकी इक्विवेलेंट है।
क्योंकि लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है, ठीक है। और जो रोटेशनल मोशन होगा उसके अंदर v के जगह हम क्या लेंगे, ओमेगा को लेंगे, और m का इक्विवेलेंट क्या होता है, I होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख लें। ठीक है, ये अपने पास में आ गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होंगी हमारी, मुख्य एक्स। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और यूज ले चुके हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होंगी, कि वो एक्सिस होती हैं जिनके रिस्पेक्ट में अगर रोटेशन हो रहा है तो वहां पर प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य एक्स क्या होती है। देखो हमारे पास में जो J इक्वल टू होता है वो क्या होता है, I ओमेगा, और जो I है इसको हम जानते हैं ये क्या है, सेकंड रैंक टेंसर है। इसके मान क्या थे I के, I XX, I XY, I XZ, I YX, I YY, I YZ, I ZX, I ZY और I ZZ। ये इसके क्या होती हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं। I जो है वो क्या है, सेकंड रैंक टेंसर है, तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 9 कंपोनेंट्स होते हैं, और वो 9 कंपोनेंट्स ये थे। अब जो J इक्वल टू हमारा I ओमेगा था, इसके अंदर हमने जड़त्व आघूर्ण को लिख लिया। इसके अंदर क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होंगी, कि जो हमारा पिंड है यानी कोई भी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक ऐसा निर्देश तंत्र लिया जाए कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको इस प्रकार चूज किया जाए कि क्या हो, कि इसके जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी इनको छोड़ करके, इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके जो बाकी के ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यानी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने लिया है इसके लिए क्या हो, सिर्फ इन तीनों के मान आए और बाकी सारे 0 हो, तो इसकी जो एक्सिस होंगी वो क्या कहलाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएंगी। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, यदि किसी पिंड के लिए पिंडबद्ध, यानी पिंड के अंदर अपन क्या ले रहे हैं, एक निर्देश तंत्र ले रहे हैं, ऐसा निर्देश तंत्र लिया जाए कि जड़त्व आघूर्ण यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो ये सेकंड रैंक टेंसर है, जड़त्व आघूर्ण टेंसर के अपविकर्ण ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल कौन से होंगे,
जो इसके डायगोनल हैं उनके अलावा अपविकर्ण घटक शून्य हो जाएं तो ऐसे निर्देश तंत्र की अक्षों को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में क्या हो गया कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होंगी उनके लिए क्या आएगा, सिर्फ इन तीनों के मान आएंगे और बाकी वैल्यू 0 होंगी। तो जो J होता है, J का मान क्या होता है? J इक्वल टू आई ओमेगा। तो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जे एक्स इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, आई एक्स वाई ओमेगा वाई, आई एक्स जेड ओमेगा जेड। और जे वाई का मान क्या होता है? आई एक्स वाई ओमेगा वाई, आई वाई एक्स ओमेगा वाई, आई वाई वाई ओमेगा वाई, आई वाई जेड ओमेगा जेड। यही रहता है। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसको क्या लिखते हैं? आई ओमेगा लिखते हैं। तो आई को अगर हम कॉम्पोनेंट्स फॉर्म में लिखें, आई क्या है? एक सेकेंड रैंक टेंसर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जड़त्व आघूर्ण है। और ये क्या होगा? एक स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ये टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो गया? जे जेड का मान क्या आ जाएगा? आई जेड एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, आई जेड वाई ओमेगा जेड, और ठीक है, और आई जेड जेड क्या हो जाएगा? ओमेगा जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होते हैं? जे एक्स जे वाई जे जेड के कंपोनेंट्स होते हैं। अब यदि यहाँ पर हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो गए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे तो क्या बचेगा? इसका मान सिर्फ इतना बच जाएगा, आई वाई वाई ओमेगा वाई और आई जेड जेड ओमेगा जेड। यानी प्रिंसिपल एक्सिस की कंडीशन में जो एंगुलर मोमेंटम है वो ये आएगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? E इक्वल टू क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यही होती है काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। E इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। तो E इक्वल टू क्या हो गया? ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये आई ओमेगा स्क्वायर है। तो आई के मान क्या होंगे? आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, ठीक है, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई और आई एक्स जेड। आई के अपने कंप्लीट वैल्यू जाएंगी, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड। तो यहां पर क्या आ जाएंगे? इसके लिए टोटल वैल्यू जाएंगी, E इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा स्क्वायर, आई एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास में सारी वैल्यू जाएंगी। तो बाकी की जो कंपोनेंट्स हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 हैं, तो सिर्फ क्या हो जाएगा? इसके मान सिर्फ हो जाएंगे आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर, आई वाई वाई ओमेगा वाई का स्क्वायर, आई जेड जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा E इक्वल टू ये अपने पास में आ जाएगा E इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 होगा, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 होगा। तो इसको हम आई एक्स एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और आई एक्स एक्स आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? E इक्वल टू जे एक्स स्क्वायर अपॉन
2ix इसी प्रकार i वाई वाई का स्क्वायर ओमेगा वाई स्क्वायर अपॉन 2i वाई वाई बन जाएगा और i जेड जेड का स्क्वायर ओमेगा जेड का स्क्वायर अपॉन 2i जेड जेड हो जाएगा। तो यहां से ये बन गया जेएक्स स्क्वायर जे वाई स्क्वायर अपॉन 2i प्लस का जे जेड स्क्वायर अपॉन, तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन 2i। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, E स्क्वायर अपॉन 2i हो जाएगी। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है हाफ mv स्क्वायर होती है, तो इसे हम p स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं। तो वैसे ही E इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन 2i हो जाएगी। ये क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। और इसका ये जो मान आ रहा है वो किस कंडीशन में आ रहा है, जब क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस जब होंगी तब ये डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहेंगे। तो जो सिमेट्रिक बॉडीज होती हैं, जैसे मान लो कोई स्फेयर है, तो इनके अंदर तो प्रिंसिपल एक्सिस को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी जो एक्सिस होंगी वही क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स वाई जेड यानी इसके जो सेंटर से जाने वाली जो एक्सिस हम लेंगे वो क्या होंगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यानी कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी होगी, चाहे कोई डिस्क हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगी, सिमेट्रिक एक्सिस को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस का एक क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर अपने पास में क्या हो जाएगा कि सिर्फ आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड के मान होंगे, बाकी के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होती है, सिमेट्री होती है। ठीक है, तो यहां तक इसको लिख लें।